are neutralized separately by the same amount of an alkali when sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed respectively. Find the ratio of the masses find the ratio of the masses of H2SO4 and H3PO4. अच्छा, तुम लोग ये वर्कशीट सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैथ्स का वर्कशीट पूरा मतलब ये असाइनमेंट जो था मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें 17-18 के अराउंड ही असाइनमेंट से टोटल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, केमिस्ट्री का थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको सॉल्व कर दे जाओ। मैथ्स का सारा टॉपिक कवर हो गया ना शायद से असाइनमेंट में, कुछ बचा हुआ है उसमें? सॉल्व कर नहीं रहा है तो लो, नालायक है एक नंबर का। सॉल्व करो भाई उसको, जो भी असाइनमेंट दे रखा। क्या? बहुत जल्दी डाल रहे हैं सर। अरे तो पर डे एक असाइनमेंट नहीं डालेंगे जी, गजब नालायक है तुम भी। पर डे एडवांस में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 60 नहीं, एक पेपर में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 3 घंटे में। तो 2 पेपर मिला के तो 120 क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करना है। उतना तो करना ही पड़ेगा, उससे कम में कोई स्कोप नहीं है। तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ही मस्त है। इनफैक्ट तुम लोग के लिए तो अच्छा चीज है जो 9 से 12 और 2 से 5 का जो टाइम है, उस टाइम पे केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उस टाइम पे केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सीधा वर्कशीट निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी नहीं डाल रहे तुम लोग, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तेजी से काम करो। सर क्वेश्चन बनाने में समय बहुत लग जा रहा है। अरे तो काहे नहीं लगेगा? 2 साल नहीं किया तो इसी तो टाइम लग रहा है तुम लोगों को। 2 साल किया होता तो टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किया है तुम लोग? 2 साल नालायकी किया है केवल। ये सब क्वेश्चन हम लोग अपने टाइम पे सॉल्व किए भाई। हम लोग अपने टाइम पे एग्जैक्टली यही सब क्वेश्चन सॉल्व किए। तुम लोग ऐसे थोड़े ना बोलते थे कि एक एक क्वेश्चन में 1 घंटा टाइम देते थे। उसे सीखे हो सब चीज। जब कंप्लीट हो जाएगा तो अभी और कुछ असाइनमेंट देंगे। अभी तो केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स का असाइनमेंट चलेगा। केमिस्ट्री का असाइनमेंट सॉल्व करो ना पहले, तो उसमें केमिस्ट्री तो जल्दी जल्दी काम हो जाया करेगा, लेकिन प्रेफरेबली उसको सॉल्व करके खत्म करो, ठीक है? चैप्टर वाइज जो पढ़ाई करना है उसके बाद करो, उससे पहले करो। लेकिन 9 से 12 और 2 से 5 उस टाइम पे केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करो। टाइम आ गया एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग का उस टाइम पे। ट्राई करो अच्छे से सवाल। एक चीज मेंशन कर दे रहे हैं, H2SO4 का मोलर मास 98 है, H3PO4 का भी 98 होता है। दोनों का मोलर मास 98 के बराबर है। चाहे तो मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले मोल कंसेप्ट से सॉल्व करके आंसर निकाल लो और उसके बाद फिर उसमें ये लगा दो, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस कंसेप्ट वाला पार्ट लगा के देखो। ये दोनों से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा।
एक चीज तो हमको देख के मालूम पड़ रहा है, मतलब इसके लिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही, देख के हमको पता चल रहा है दोनों का मोलर मास सेम है, पहला चीज। और दूसरा ऐसा मेंशन किया है मोलर मास सेम होते हुए कि न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद एक जगह सल्फेट आयन बन रहा, मतलब एक जगह 2H+ जा रहा और दूसरी जगह डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बन रहा। तो एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, हम लोग जब OH ग्रुप हम लोग के पास होता है तो उस केस में हम लोग ऑर्थो एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं वहाँ पे बेसिकली, जब H+ रिमूव करते हैं तो खैर यहाँ पे दे रखा, सॉरी जब 3 OH ग्रुप होता है तब उस केस में हम लोग ऑर्थो वर्ड आराम से लगा सकते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड बोलो या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बन रहा, मतलब बेसिकली H2PO4 माइनस बन रहा। तो इस केस में जो H3PO4 है, इससे हम लोग केवल एक H+ का रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक जगह एक H+ है, दूसरी जगह 2H+ है। तो इसका मतलब जो मास का रेशियो होगा डेफिनेटली 2:1 होगा, क्योंकि या 2:1 या 1:2 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास दोनों का मास, मोलर मास बराबर है। और दोनों का जब रिएक्शन हो रहा तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग को जो H+ का रिएक्शन है वो 2:1 में चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग मोलर मास का रेशियो या मोलर मास का अमाउंट और H+ वाले पार्ट का रेशियो कंसिडर करें तो वहां से दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मास रेशियो 1:2 या 2:1 टाइप का होना चाहिए। बाकी कैलकुलेट करके देख लो कितना आंसर आ रहा। Two acids are completely neutralized separately by the same amount of an alkali. दोनों तरफ से OH माइनस सेम आना चाहिए। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ से OH माइनस सेम आना चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ H+ from H2SO4 must be equal to number of H+ from H3PO4। दोनों तरफ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ वाला पार्ट है वो सेम आना चाहिए। तो कैसे सेम आ सकता है, तो इस केस में H2SO4 में हम लोग का 2H+ जा रहा है, इसका मतलब 2 × नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट हम लोग N के बराबर मान सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट W1 कर लेते हैं, मोलर मास तो सेम है। दूसरे वाले केस में एक ही H+ है, तो 1 × W2 अपॉन मोलर मास वाला पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग को रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ H2SO4 एंड H3PO4, मतलब बेसिकली W1/W2 निकालना है। तो ये M वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना रेशियो आना चाहिए 1:2। ये तो नॉर्मल मोल कंसेप्ट के थ्रू काम कर लिया। इस चीज़ को हम लोग आराम से इक्विवेलेंट कंसेप्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन वाले पार्ट में मतलब कैसा भी रिएक्शन हो, मोलर रेशियो 1:2 हो, मोलर रेशियो 2:3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। हम लोग के इस क्वेश्चन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है, जैसे जितना हम लोग ऐसा मेंशन किया यहाँ पे बाय द सेम अमाउंट ऑफ एन अल्कली, तो यहाँ पे अल्कली का रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करा रहे हैं। इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली यूज कर सकते हैं आराम से। जो भी अल्कली है, कोई भी OH माइनस वाला पार्ट होगा उससे हमको मतलब नहीं है। सिमिलर टाइप से इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली। मतलब जब भी हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं उसमें हम कोई रेशियो नहीं लिखते, बस इक्विवेलेंट लिखते हैं। एन फैक्टर में वो चीज़ अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ तो बराबर ही है, क्योंकि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ अल्कली लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली ये तो पार्ट बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 कंसिडर कर सकता है। और जब इसके आगे वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे हम लोग, कुछ याद है? लास्ट क्लास में बताया था, बताओ भाई जल्दी। मोल्स इनटू एन फैक्टर। अरे डिपेंड करेगा कौन से टाइप का पार्ट हम लोग को निकालना है। हम लोग को मास रेशियो निकालना है, तो जब मास रेशियो निकालना है तो मोल्स इनटू एन फैक्टर क्यों लेंगे, हम लोग मास ले लेंगे ना सीधा। वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ये काम कर लेते हैं। इससे काम सॉरी कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होगा।
दूसरे वाले केस में वेट ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ वाले पार्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मोलर अपॉन मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो यहाँ पे जब हम लोग H2SO4 का एन फैक्टर निकालेंगे तो एसिड और बेस के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो जितना रिएक्शन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हाँ, हुआ, जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक रिएक्शन में हुआ, तो इस केस में H2SO4 में गिवन क्वेश्चन 2 में 2 H प्लस हटा रहे थे तो 2 आएगा, जबकि H3PO4 में एक ही H प्लस हटा रहे थे। इसका मतलब एन फैक्टर वाला पार्ट 1 के बराबर है। तो W1 divided by molar mass 98 divided by 2 will be equal to W2 divided by molar mass 98 divided by 1। तो 98 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1/2 निकल के आएगा। तो मोल कंसेप्ट से भी इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी मोल कंसेप्ट ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग को मोल के टर्म में काम करना ज्यादा आसान फील होता है, और कभी कभी बिना सोचे समझे काम करना है, बिना बैलेंसिंग के काम करना है, तो सीधा इक्विवेलेंट वाले पार्ट को रिलेट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि जो एन फैक्टर आएगा वो उस बैलेंसिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, तो हम लोग को बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स उधर से एक बार अपने उसमें देख लेना फोन में रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग का साइन ऊपर कहीं लिखा हुआ रहता है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole of CO2s in acidic medium। सवाल को ढंग से पढ़ो और इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सीधा काम करना है। मोल कंसेप्ट से भी काम कर सकते हैं, बट इक्विवेलेंट कंसेप्ट से काम करना है। और क्योंकि एसिडिक मीडियम दे रखा, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 वाला पार्ट कहाँ जाएगा ये याद रखना जरूरी होगा, इसलिए वो लिस्ट याद रखना जरूरी होता है। वैसे इस केस में जो रिएक्शन दे रखा है उस रिएक्शन को दिए बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि रिएक्शन में 2 पार्ट दे रखा है। ठीक है, चलो रिएक्शन वाला पार्ट हम लिख देते हैं। एक तो एसिडिक मीडियम है, तो MnO4 वाला पार्ट कहाँ जाएगा? कि MnO4 वाला पार्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? +2। +2। ठीक है। अगर KMnO4 का रिएक्शन हम लोग Cu2s के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो एक चीज तो फिक्स है, Mn वाला पार्ट +2 में जाएगा। उसके अलावा एक चीज देखो, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। +1। ये वाला पार्ट भी +2 में जाएगा, और उसके अलावा सल्फर वाला पार्ट SO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ट्राई करके देखो सवाल। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके काम कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर में। जो चीज पूछेगा, अगर वेट पूछेगा तो इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तब उस केस में नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रिलेट करना। अगर नॉर्मेलिटी पूछेगा तो नॉर्मेलिटी वाले पार्ट से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रिलेट करना। क्वेश्चन के हिसाब से काम किया करना, कोई एब्सोल्यूट फॉर्मूला याद रख के मत बैठ जाना। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बता चाहिए। क्या?
क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन उतार लिया करना कॉपी में अपने। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole of CO2s in acidic medium. 0.2 0.2 ना 0.2 पॉसिबल ही 1 मोल ऑफ CO2s इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो 0.2/5 बोलना चाह रहा है। बाई 5 का मतलब बैलेंसिंग ऐसा कुछ होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। KMnO4 वाला पार्ट 5 CO2s में कन्वर्ट होगा। चलो ठीक है। ट्राई करके देखो, 0.5 आंसर नहीं है। 1.6 1.6 हाँ ठीक है। किसका आंसर आया? आदित्य। ठीक है 1.6। चलो ठीक है, अगर आंसर आ गया तो फिर हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। जैसे आंसर वाले पार्ट में ऐसा मेंशन करके चल रहा है, पहले तो हम लोग को वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा। करना क्या है, तो KMnO4 का रिएक्शन के CO2s के साथ करा रहा है, तो एक चीज़ हम लोग डायरेक्टली नीचे लिख पाएंगे। हम लोग केवल इन दोनों से मतलब है, KMnO4 और CO2s। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2s। तो हम लोगों को क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करना है, तो वैलेंसी फैक्टर तो चाहिए होगा, तो इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इस केस में Mn वाला जो पार्ट है, इसका एक एटम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे एक एटम +2 में है। टोटल कितने का गैप है? 5 5 के बराबर का गैप है। तो इस केस में जब भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, जैसे उसको ऐसा समझ लो कि जब हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ एक Mn एटम है, यहाँ भी एक Mn एटम है। तो जब बैलेंसिंग में कोई फैक्टर आएगा भी, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, होता नहीं कि यहाँ पे इधर वाले पार्ट में मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +1 से +2 में जा रहा, सल्फर वाला पार्ट -2 से +4 में जा रहा, तो दोनों ही ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं। मतलब कॉपर भी जा रहा ऑक्सीडेशन में और सल्फर वाला पार्ट भी ऑक्सीडेशन में जा रहा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, इसमें मान लेते हैं कि चेंज 10 के बराबर है, तो दोनों तरफ के ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को बराबर करना होता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और टोटल चेंज 10 का हुआ 2 एटम के लिए या 2 मॉलिक्यूल के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल के 5 का ही चेंज रहेगा। तो ओवरऑल क्योंकि एक एटम दे रखा, मतलब टोटल वैलेंसी फैक्टर या जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उस चीज़ में वैल्यू 5 का है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट सीधा 5 के बराबर लिख सकते हैं। दूसरे वाले केस को जब कंसिडर करेंगे, कॉपर सल्फेट वाला पार्ट, तो इस केस में दोनों पार्ट ऑक्सीडेशन में जा रहा है। लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे, जब 2 स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जाएगा तब उस केस में क्या होगा। तो कॉपर का +1 वाले पार्ट से हम लोग +2 में जा रहे हैं, और यहाँ पे टोटल 2 एटम्स है। तो जब हम लोग यहाँ 2 एटम्स के लिए कंसिडरेशन लेके चले, तब उस केस में टोटल यहाँ पे कितना वेरिएशन है, तो टोटल चार्ज वाला पार्ट +4 के बराबर है, और यहाँ पे टोटल चार्ज +2 के बराबर है। तो यहाँ से जो गैप है वो 2 के बराबर हो गया। दूसरा सल्फर वाला पार्ट -2 से +4 में जा रहा है, दोनों तरफ एक एक एटम है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट में चेंज दिख रहा है हमको 6 का। मतलब ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो 8 के बराबर है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए ओवरऑल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 के बराबर है, तो वो फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होने वाला, वैलेंसी फैक्टर आराम से 8 के बराबर ले सकता है। तो एक चीज़ मालूम पड़ गया, KMnO4 का इस रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर है, और CO2s वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर 8 के बराबर है। तो सीधा अपना एप्लीकेशन ऐसा हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2s। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो n कर देते हैं, n1 कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n1 इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 के बराबर, और सामने वाले पार्ट में शायद नंबर ऑफ मोल्स दे रखा था, हाँ ठीक है 1 मोल ऑफ CO2s। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 8 के बराबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड 8/5 के बराबर हो जाएगा, 1.6 मोल्स आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और जहाँ भी डाउट होता जाएगा पूछते जाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन the number of moles of oxalate ion
ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 mole of MnO4 minus in acidic medium. इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन याद रखना होगा, ऑक्सिलेट आयन वाला पार्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन तो इसमें याद रखने ही पड़ेंगे बिल्कुल। So 2.5. 2.5, हाँ ठीक है। Yes, sir. 2.5. The number of moles of oxalate ion oxidized by 1 mole of MnO4 minus in acidic medium। तो MnO4 माइनस वाले पार्ट का रिएक्शन ऑक्सिलेट आयन के साथ करा रहे हैं, मतलब C2O4 2 माइनस के साथ करा रहे हैं। प्रोडक्ट में एसिडिक मीडियम दे रखा तो +2 का फॉर्मेशन और साथ ही साथ CO2 वाला पार्ट। जब हम लोग Mn वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो 5 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर होना चाहिए। जब हम लोग C2O4 वाले पार्ट की बात करेंगे तो C2O4 वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +3 के बराबर है और यहाँ वाले पार्ट में +4 के बराबर। तो टोटल 2 एटम, ताकि बैलेंस आउट हो जाए सब कुछ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 8, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 एटम के लिए 6, मतलब टोटल चेंज 2 के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 2 का ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर ले सकते हैं। सवाल में निकालने बोला है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of MnO4 minus मैग्नेट आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय, ठीक है, MnO4 माइनस वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू दे रखा है 1 के बराबर, तो 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। तो 5/2 मतलब 2.5 के बराबर नंबर ऑफ मोल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। How many moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture of 1 mole of each of FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium। in acidic medium। अगर KMnO4 दे रखा है तो जो भी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो सकता है सबका ऑक्सीडेशन करा दो। जैसे ऊपर कॉपर वाले पार्ट में कराया था, कॉपर सल्फेट वाला पार्ट था, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अलावा फिर हम लोग कॉपर वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करके +2 में लेके चले गए थे। तो जिन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं उन सारे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करा दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा बिहेव करेगा।
0.2. 0.8. 0.8, हाँ Sorry, 0.8. 0.8. Plus mistake. चलो ध्यान दो. How many moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture of 1 mole of each of 0.8. FeSO4? देख लेते हैं. Mixture of 1 mole of each of FeSO4 plus FeC2O4. तो इस केस में अब एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ दे रखा, जैसे यहाँ पे दो स्पीसीज को एक ही बार वो करना है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज करना है. तो इस बार जो हम लोग का इक्विवेलेंट कंसेप्ट है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही बार में दोनों के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 का. मतलब बेसिकली KMnO4 का वन इक्विवेलेंट ये दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. मतलब टोटल जो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों स्पीसीज का जो टोटल इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों इक्विवेलेंट के बराबर हम लोग KMnO4 के इक्विवेलेंट को आराम से पुट अप करके काम करेंगे यहाँ पे. तो इस केस में जैसे रिएक्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले तो KMnO4 वाला पार्ट, एक मिनट, KMnO4 वाला पार्ट जब FeSO4 के साथ रिएक्शन कराएगा तो उस केस में FeSO4 में सल्फर ऑक्सीजन का तो कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, आयरन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, +2 है तो +2 वाला पार्ट +3 में कन्वर्ट हो सकता है. तो आराम से Mn+2 उसके अलावा Fe+3 में कन्वर्ट हो गया. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है. और उसके अलावा हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि KMnO4 वाला पार्ट जब हम लोग के फेरस ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करेगा तो FeC2O4 वाला जो पार्ट है ये पार्ट आराम से Mn+2 में जाएगा, उसके अलावा Fe+3 में जाएगा, और जो कार्बन वाला पार्ट है वो CO2 में भी कन्वर्ट होगा. तो हम लोग का Mn+7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 के ही बराबर होगा. ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाला, नीचे में ही वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर होगा. जब ऊपर वाले पार्ट में FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, बताओ भाई. FeSO4 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना निकाल के लाएंगे? FeSO4 को जब कंसिडर करेंगे तो FeSO4 1. के केस में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो केवल 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं. ओवरऑल चेंज जब हम लोग करेंगे तो बैलेंसिंग के टाइम पे देखते हैं, बैलेंसिंग में ओवरऑल चेंज को बराबर करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 आएगा, टोटल 5 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फायदा नहीं होगा. तो इस केस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा, केवल उस चीज को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 के बराबर, मतलब बैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर. नीचे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो नीचे वाले पार्ट में हम लोग के पास Mn2+ तो दे ही रखा है, Mn2+ के अलावा हम लोग के पास Fe3+ है, और उसके अलावा यहाँ पे CO2 वाला पार्ट है. CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट +4 के बराबर, Fe+3 के बराबर, तो +2 से +3 में जा रहा है, और C2O4 में भी +2 वाले पार्ट से +4 में जा रहा है. लेकिन जब हम लोग दो एटम के लिए कंसिडर करेंगे तो बेसिकली हम लोग +6 से यहाँ वाले पार्ट में +8 पे जा रहे हैं. तो +2 से +3 मतलब 1 का चेंज, और +6 से +8 इसका मतलब 2 का चेंज, मतलब टोटल चेंज वाला पार्ट यहाँ पे कितना लेके चल सकते हैं, आराम से 3 के बराबर. तो
इस साइड में वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 3 के बराबर कंसिडर करते हुए चल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, एक मिक्सचर है जिसको ऑक्सीडाइज करना है। तो एक मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब FeSO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मिक्सचर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉरी KMnO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मिक्सचर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इस केस में इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 के बराबर होना चाहिए। तो उस केस में दोनों का नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर दे रखा, और सवाल में हम लोगों को हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड पूछा है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर था। FeSO4 का नंबर ऑफ मोल्स 1 था, वैलेंसी फैक्टर 1 था। C2O4 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स 1 था, वैलेंसी फैक्टर 3 के बराबर था। तो टोटल वैल्यू 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 4/5। 4/5 का मतलब हो गया 0.8 के बराबर का वैल्यू। अगर कोई डाउट है तो पूछते चले जाओ, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। 25 ग्राम सैंपल of ferrous sulfate FeSO4.7H2O dissolved in water and dilute H2SO4 dilute H2SO4 and made 1 liter फिर उसके बाद 25 ml of solution required 10 ml of 0.04 molar 10 ml of 0.04 molar KMnO4 solution for complete oxidation. For complete oxidation, find the percentage of FeSO4.7H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 278 के बराबर इन द सैंपल। पढ़ के देखो एक बार, सवाल ढंग से ट्राई करके देखो। बहुत भारी सवाल नहीं है, केवल बड़ा दिखाई दे रहा है।
सर 9%। 9% तो नहीं है भाई, इधर 89% है। अच्छा 89%, 89.88 है सर। 88.96% है, तो इसीलिए हम 89 बोल रहे हैं। 88.96। पता नहीं, एक बार कैलकुलेशन हम भी चेक कर लेंगे, मेरे पास जो आंसर पड़ा हो बस वही है। 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4.7H2O dissolved in water and dilute H2SO4 and made 1 liter। ठीक है, 25 ml of solution required, 10 ml of 0.04 molar KMnO4 solution for the complete oxidation, find the percentage of FeSO4.7H2O। तो इसमें जैसे एक चीज है रखा, डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब एसिडिक मीडियम दे रखा है। अगर एसिडिक मीडियम दे रखा तब उस केस में Mn+7 वाला पार्ट आराम से +2 में जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आ गया। और 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4 में कुछ पार्ट FeSO4 का है, बाकी पार्ट का कुछ मालूम नहीं क्या है। तो उस केस में एक कंसिडरेशन ऐसा लेकर के चल सकते हैं जो हम लोग का रिएक्शन है बेसिकली। तो उस केस में KMnO4 वाला पार्ट जब FeSO4 के साथ रिएक्शन कराएगा तो H2O का तो कोई काम नहीं है, बट मास में तो हम लोग लास्ट में इस चीज को निकालेंगे ही। तो खैर FeSO4 वाले पार्ट से जब इसको रिलेट करेंगे तब उस केस में KMnO4 प्लस FeSO4 वाला पार्ट आराम से Fe+3 बनाएगा और Mn+2 बनाएगा। ऐसा हम लोग रिएक्शन लिखते हुए काम कर सकते हैं। और रिएक्शन वाले पार्ट में कुछ करना तो नहीं है, बस इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा, तो ऐसा कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। और वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो MnO4 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर होगा और FeSO4 में +2 से +3 में जा रहा है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर होगा। तो इस केस में जैसे, अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे सवाल में 25 ml दे रखा, तो अगर ml है तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट के जगह पे मिली इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। जैसे मिली मोस वर्ड यूज करते थे, सिमिलर टाइप से मिली इक्विवेलेंट हम लोग आराम से लगा के काम कर सकते हैं। और मोलैरिटी और मोलैरिटी वाले पार्ट से हम लोग जब इक्विवेलेंट वाले पार्ट को निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर निकल के आता है बेसिकली। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मतलब या कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो अपने पास निकालने बोला है 10 ml ऑफ 0. ठीक है, KMnO4 वाले पार्ट में वॉल्यूम 10 ml है और कंसंट्रेशन 0.4, तो इस केस में 10 ml मतलब वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन 0.04 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 विल बी इक्वल टू इनटू कंसंट्रेशन वाला पार्ट। जैसे हम लोग अगर मान करके चले, हमको नहीं मालूम कि कितना कंसंट्रेशन दे रखा है, बट कंसंट्रेशन वाला पार्ट ऐसा एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि C के बराबर है, तो कंसंट्रेशन C इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर दे रखा। तो यहाँ से C वाला पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों को 20, मतलब 0.2 इंटू 10। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 25 निकल के आने वाला है। 0.2 इंटू 10, हाँ ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर। इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं हम लोग। तो एक चीज़ मालूम पड़ गया, कंसंट्रेशन वाला पार्ट टोटल हम लोग के पास 2 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर है। अब उसके बाद जब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि आ गया भाई, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है 50 ग्राम सैंपल वाले पार्ट में। तो 25 ग्राम सैंपल में मान के चलते हैं कि हम लोग का वेट वाला पार्ट x के बराबर है। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं FeSO4 डॉट समथिंग जो भी दे रखा था, इसका वेट वाला पार्ट x के बराबर है। तो उस केस में x डिवाइडेड बाई इसका जो मोलर मास वाला पार्ट है बेसिकली 278 के बराबर दे रखा था क्वेश्चन में ऊपर, x डिवाइडेड बाई 278 और वॉल्यूम 1 लीटर वाला पार्ट, दिस मस्ट बी इक्वल टू यहाँ वाले पार्ट का कंसंट्रेशन मतलब 2/25। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 278 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर निकल के आना चाहिए। तो ये तो अपना x वाला पार्ट हो गया। और जब परसेंटेज निकालना है तो x डिवाइडेड बाई टोटल वेट सवाल में दे रखा था 25 ग्राम के बराबर, तो x डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कर सकते हैं। तो 278 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए।
कितना होगा भाई 278 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 100 भी होना चाहिए परसेंटेज के लिए। 4 278 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 128 बचेगा 11 पॉइंट समथिंग। 2 इंटू 4 इसका मतलब 8 के बराबर, तो 11 पॉइंट समथिंग था, इंटू 8 करेंगे इसका मतलब 88 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा कितना है, बट 278 डिवाइडेड बाई 25 इसका मतलब यहाँ से 1 आएगा 11, तो 27 प्लस 25, फिर यहाँ पे 2 बचा 28, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो 11.1 समथिंग कुछ निकल के आएगा। फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.8 समथिंग, जो कि आंसर में दे रखा है 88.96 के बराबर, ये अपना परसेंटेज आराम से निकल के आ जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था, थोड़ा पार्ट बस यहाँ की सवाल जितना बड़ा दे रखा है उतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग का सैंपल 25 ग्राम के बराबर है और उसमें FeSO4.7H2O है और बाकी और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसको हम लोग वाटर में डिजोल्व किए और उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 वाले पार्ट को भी उसी के साथ मिक्सअप किए और टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर के बराबर बना दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब उसी 1 लीटर के सॉल्यूशन में मान लेते हैं कंसंट्रेशन C के बराबर निकल के आ गया FeSO4.7H2O का, तो डिपेंड करेगा सब कुछ इसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कि इस 25 ग्राम सैंपल में टोटल इसका मास कितना था और वहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना था। फिर H2SO4 वाला पार्ट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, जो कि ऑक्सीडेशन में Mn+7 वाले पार्ट को +2 में आराम से कन्वर्ट कर पाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे यूज कर पाएंगे आराम से। उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में से हम लोग 25 ml निकाले, तो अगर हम लोग 1 लीटर के सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट निकालते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ओवरऑल कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम रहता है क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो उस केस में 25 ml जब लेके चले तो उस केस में उस 25 ml के सैंपल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए 10 ml ऑफ 0.04 मोलर KMnO4 वाला पार्ट रिक्वायर्ड है। तो इस केस में कितना परसेंटेज ऑफ FeSO4 है उस मिक्सचर में, ऐसा मान के चलना है। तो मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे टोटल मास x के बराबर था, तो जब x वाला पार्ट होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, x डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 278 के बराबर दे रखा। और यहाँ वाले पार्ट से जब हम लोग कंसंट्रेशन वाले पार्ट को रिलेट करेंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर था, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो बेसिकली कंसंट्रेशन वाला पार्ट भी x/278 के बराबर निकल के आएगा। उसमें से 25 ml हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अपना रिएक्शन जो है KMnO4 FeSO4 के साथ रिएक्शन करके Fe3+ और Mn2+ बना रहा। KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर, FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर। तो इक्विवेलेंट के जगह क्योंकि ml था हम लोग मिली इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, और उसके वजह से जैसे मिली इक्विवेलेंट KMnO4 का निकाले तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, सॉरी कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, तो 10 इंटू 0.04 इंटू 5 इज इक्वल टू, दूसरे वाले साइड में वॉल्यूम 25 था, कंसंट्रेशन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते सीधा। कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ऊपर x/278 के बराबर, उसको यहाँ पे सीधा पुटअप कर सकते हैं x/278 इंटू 1। तो यहाँ से सीधा हम लोग का कंसंट्रेशन वाले पार्ट की जगह पे जो टोटल मास वाला पार्ट है वही निकल के आ जाएगा। और अगर मास वाला पार्ट निकल के आ गया तो मास इज इक्वल टू 278 इंटू यहाँ वाले पार्ट को जस्ट कैलकुलेट किया था 2 के बराबर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। अब उसके बाद सवाल में मास निकालने नहीं बोला है, मास परसेंटेज निकालने बोला है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ एक्स के टर्म में काम कर लेंगे तो ये सब स्टेप हम लोग का बच जाएगा। तो वहां से मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, उस चीज को जब कैलकुलेट करेंगे तो 88.96 के बराबर का वैल्यू अपने आप से निकल के आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 88.96 के अराउंड वैल्यू आ रहा है, 88.8 समथिंग आ रहा, एग्जैक्ट वैल्यू 88.96 के बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। 30 ml of a solution, मोस्टली क्वेश्चन आरसी मुखर्जी के हैं, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है फिर भी सॉल्व करने लायक है। 30 ml of a solution containing 9.15 gram
9.15 gram of a salt KXHY C2O4Z dot NH2O C2O4Z dot NH2O per liter required 27 ml of 27 ml of 0.12 normal NaOH 0.12 normal NaOH for complete neutralization. For complete neutralization. The same quantity of solution the same quantity of solution was also found to require 36 ml of 0.12 normal KMnO4 solution, 36 ml of 0.12 normal KMnO4 solution for complete neutralization. Calculate value of X, Y, Z and N. Calculate value of X, Y, Z and N. ट्राई करके देखो. थोड़ा बड़ा सवाल है, ढंग से ट्राई करके देखना, क्योंकि 4 तो इसमें वेरिएबल निकालना है.
ट्राई करो भाई, जल्दी ट्राई करो, थोड़ा बड़ा सवाल है बट ट्राई करो। आया किसी का एक्स वैल्यू? क्या है भाई, इतना सन्नाटा क्या है? आंसर निकालो जल्दी। थर्टी ml of solution containing 9.15 gram of KXHYC2O4Z.NH2O per liter required 27 ml of 0.12 normal NaOH for complete neutralization। ठीक है, तो यहाँ H वाला पार्ट तो इधर ही दिखाई दे रहा, केवल यहीं से न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो ठीक है, एक वो पॉसिबिलिटी है। The same quantity of solution was also found to require 36 ml of 0.12 normal KMnO4। तो पोटेशियम ऑक्सीडाइज होगा नहीं, H ऑक्सीडाइज होगा नहीं, C2O4 वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में कन्वर्ट होगा। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड N, ऐसा कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से काम करें तो KXHY C2O4Z डॉट NH2O, उसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, डॉट NH2O को उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे, प्लस NaOH वाले पार्ट का जब रिएक्शन होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जो भी प्रोडक्ट बनना है उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है, अपना काम H वाले पार्ट से चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर वैलेंसी फैक्टर वाले पार्ट के हिसाब से काम करके चले तो एक चीज बोल सकते हैं, जैसे NaOH वाला पार्ट दे रखा तो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोला, इसका मतलब सारे के सारे जो H प्लस होंगे वो खत्म हो जाने चाहिए। तो इस केस में हम लोग का जो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट है वो आराम से इस HY मतलब टोटल YH प्लस के बराबर दे रखा है, मतलब यहाँ के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर Y के बराबर होना चाहिए। और NaOH में एक ही OH माइनस है, मतलब यहाँ वाले पार्ट में तो वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर है। बाकी इसके वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मेलिटी रखा है सवाल में 0.12 नॉर्मल और 27 ml के बराबर का वैल्यू। तो इस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पूरा कंपाउंड जो दे रखा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अगर इस चीज को कंसिडर करके चले तो यहाँ से हम लोग के पास नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, दूसरे वाले केस में हम लोग मोलैरिटी वाले पार्ट से रिलेट करके चल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट करके चला जा सकता है। बस मोलैरिटी से रिलेट करेंगे तो काम करना थोड़ा आसान हो जाना चाहिए।
9.15 ग्राम दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 9.15 ग्राम के रिस्पेक्ट में। तो उसके हिसाब से ऐसा कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कैलकुलेशन थोड़ा रिगुलस है, ठीक है देख लेते हैं। 9.15 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला पार्ट हम मान के चल लेते हैं m के बराबर है। उसके अलावा हम लोगों का जो वॉल्यूम वाला पार्ट है वो दे रखा है 30 ml के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ से निकल के आ गया, और कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा ना। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, सॉरी इनटू एन फैक्टर, ऐसा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम नहीं कर सकते थे क्या? Uh, 30 ml of a solution containing 9.15 gram of salt अच्छा सॉरी, इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो हम मिस कर रहे थे। 30 ml of a solution containing 9.15 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर लीटर, मतलब 1 लीटर वाले पार्ट में हम लोगों के पास टोटल 9.15 ग्राम के बराबर सॉल्ट दे रखा है। तो थोड़ा हम गड़बड़ कर रहे थे। पर लीटर मतलब 9.15 ग्राम पर लीटर हम लोग को ये सॉल्ट वाले पार्ट का अमाउंट निकल के आ रहा है। तो कंसंट्रेशन से ही काम करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन वाला पार्ट ऐसा निकाल सकते हैं। 9.15 ग्राम हम लोगों का 1 लीटर सॉल्यूशन में मास है, इसका मतलब 9.15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आराम से कंसिडर कर सकते हैं, और वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है, तो ये अपना कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। फिर इसी चीज़ को जब हम लोग कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर के बराबर रखेंगे, तो कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है पर लीटर 1 लीटर के बराबर तो था ही, और कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग वॉल्यूम दे रखा है 30 ml के बराबर, तो आराम से यहाँ पे 30 वाले पार्ट को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो 9.15 कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर मतलब एन फैक्टर, यहाँ से 9.15 डिवाइडेड बाई मोलर मास m और इनटू 30 ml इनटू एन फैक्टर वाला पार्ट y के बराबर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी वाला पार्ट सवाल में दे रखा था 0.12 नॉर्मल, वॉल्यूम वाला पार्ट दे रखा है अपने पास 27 ml के बराबर। तो एक चीज़ देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, जैसे हम लोग यहाँ जो कंसंट्रेशन लेकर के चल रहे हैं उस कंसंट्रेशन वाले पार्ट को हम लोग ये नॉर्मल पर लीटर के टर्म में लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ वाले पार्ट में मिली लीटर वाला पार्ट दे रखा। तो अगर पर लीटर के टर्म में लेके चल रहे हैं और दूसरे वाले साइड में मिली लीटर दे रखा है, तो हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में बेसिकली मिली इक्विवेलेंट के टर्म में काम कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गया, तो यहाँ वाले पार्ट से हम लोग के वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया। फिर दूसरा पार्ट, एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो पूरा कंपाउंड था KXHY C2O4.NH2O, तो यहाँ वाले पार्ट का रिएक्शन जब हम लोग KMnO4 के साथ कराएंगे, तो KMnO4 वाले पार्ट में एक चीज़ ऑलरेडी है भी अपने पास कि एसिडिक मीडियम ऑलरेडी दे रखा। तो अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो इस केस में हम लोग एसिडिक मीडियम के हिसाब से रिएक्शन अगर कराते हैं तो CO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, और CO2 वाले पार्ट के फॉर्मेशन के अलावा Mn वाला पार्ट +2 में जाएगा। तो Mn+2 में जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 ले सकते हैं। वैसे वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि सवाल में नॉर्मेलिटी दे रखा है, तो अगर नॉर्मेलिटी दे रखा है तो हम लोग को वैलेंसी फैक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है, केवल हो सकता है कि हम लोग को वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट इस सॉल्ट वाले पार्ट के लिए यूज़ करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे Z वाला पार्ट भी था, Z। तो जब हम लोग वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो बताओ भाई कितना वैलेंसी फैक्टर आएगा इसका। ये अच्छा सवाल है वैसे, कितना वैलेंसी फैक्टर आएगा अभी इस रिएक्शन के लिए? 2Z कितना? 2Z 2Z के बराबर। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे +6 है टोटल और Z के लिए है, इसका मतलब +6 Z के बराबर वैल्यू है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Z से बैलेंस करना होगा, और +4 के बराबर वैल्यू है, इसका मतलब 8Z के बराबर प्लस साइन के साथ होगा। टोटल जो चेंज है वो 2Z के बराबर है। तो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 2Z के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। फिर से सेम कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाले पार्ट को अगर इक्वेट करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पूरा मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो KMnO4 वाले पार्ट में तो अपने पास नॉर्मेलिटी दे रखा था सवाल में 0.12 और 36 ml। 0.12 into 36 ml will be equal to concentration into volume into n फैक्टर वाला पार्ट, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट। तो कंसंट्रेशन 9.15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 के बराबर कंसिडर लेकर के चल रहे थे लीटर, इंटू वॉल्यूम 30 ml के बराबर था, इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 2 के बराबर था, सॉरी 2Z के बराबर था, इज इक्वल टू 0.12 इंटू 36। तो यहाँ से हम लोगों के पास ये जो Z वाला पार्ट है ये भी निकल के आ गया। तो दो पार्ट तो निकल के आ गया हम लोग के पास, एक तो Y वाला पार्ट निकल के आ गया और दूसरा हम लोग के पास Z वाला पार्ट निकल के आ गया। कितना निकल के आया है वैसे Y और Z, बताओ थोड़ा। बताओ भाई, Y और Z कितना निकल के आ रहा? किसी का निकल के नहीं आया अभी तक। अरे इतना ही भारी सवाल नहीं है, जल्दी कैलकुलेट कर Y और Z का वैल्यू कितना आ रहा। भाई वैसे कितने टर्म में आना चाहिए? Y इज इक्वल टू 0.12 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 30। अच्छा मोलर मास, 0.012 मोलर थ्री मास बाई भी तो नहीं है ना अपने पास, मोलर मास नहीं है सवाल में। ओके सर वाई को जेड के कंपेयर में के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद आगे निकाल लेंगे। देखते हैं, एक सेकंड, हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे इसमें। मोलर मास वाला पार्ट भी दे रखा है एक्चुअल में, मतलब M के टर्म में काम करके चल रहा है ना हम लोग। हाँ क्योंकि M के टर्म में काम करेंगे तब तो 4 वेरिएबल और होगा। तो क्या करें यहाँ पे, डॉट NH2O। सर एक इक्वेशन कंपाउंड का न्यूट्रल होने पे। हाँ ये कर सकते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक ये काम कर सकते हैं कि जैसे पूरा का पूरा जो कंपाउंड था KXHY और C2O4 Z वाला पार्ट, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं शायद मेरे हिसाब से, जैसे ये जो इक्वेशन 2 है और यहाँ जो इक्वेशन 1 वाला पार्ट आया था Y वाले पार्ट के लिए, इन इक्वेशंस को अगर यूज करें तो भी अपना काम हो जाएगा। हम दोनों इक्वेशंस को नीचे लिख लेते हैं। 9.15 डिवाइडेड बाई M इंटू वॉल्यूम 30 के बराबर था और वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट ऊपर Y के बराबर दे रखा था, इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू था 0.12 इंटू 27, 0.12 इंटू 27 के बराबर, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 9.15 डिवाइडेड बाई M इंटू 30 इंटू 2Z इज इक्वल टू 0.12 इंटू 36 के बराबर। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, तो उससे Y और Z का रिलेशन निकल के आ जाएगा ताकि चार्ज बैलेंसिंग कर ले। ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.12 वैसे टू ही जेड कैंसिल आ आउट हो रहा है। जाएगा। देख लेते हैं, हमको नहीं मालूम। 2 वाला पार्ट दूसरी साइड जाएगा या फिर यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं 18, तो 9 मतलब 3/2 आ रहा है। तो Y बाई Z इज इक्वल टू 3/2, इसका मतलब 2Y इज इक्वल टू 3Z, ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है जी। ओके ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Y इज इक्वल टू 3/2 Z के बराबर ही रख देते हैं। अब चार्ज बैलेंसिंग कर लेते हैं। KXHY C2O4 Z, तो C2O4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है और नेट चार्ज 0 के बराबर होना चाहिए, तो X प्लस के फॉर्म में होगा, H भी प्लस के फॉर्म में होगा, और यहाँ वाले पार्ट में आराम से Z इंटू -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो Y और Z में एक रिलेशन निकल के आ रखा है, इसका मतलब Y वाले पार्ट को हम लोग Z के फॉर्म में आराम से रिप्लेस कर पाएंगे। अगर Y वाले पार्ट को Z के फॉर्म में रिप्लेस कर पाएंगे तो यहाँ से X प्लस Y इज इक्वल टू 3Z/2 के बराबर वैल्यू -2Z इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से X माइनस
3z माइनस 4z मतलब माइनस z बाई 2 इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा। तो x माइनस 3z इज इक्वल टू 0, सॉरी z बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से? ठीक है, एक रिलेशन यहाँ निकला था y और z वाले पार्ट का, मतलब y बाई जेड इज इक्वल टू 3/2 निकला था। तो यहाँ से भी ऐसा ही कुछ रिलेशन शायद दिख रहा है, x इज इक्वल टू जेड बाई 2। इसका मतलब x बाई जेड इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ रहा। ओके, और y बाई जेड 3/2 के बराबर आ रहा। तो हम लोगों का x इज टू y इज टू z जो रिलेशन है, जब z वाला पार्ट 2 के बराबर है तो x वाला पार्ट 1 के बराबर है, जब z वाला पार्ट 2 के बराबर है तो y का वैल्यू 3 के बराबर है। इसका मतलब 1:3:2 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। ओके यार, ये बड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा सवाल है, कुछ सर ज़्यादा ही लंबा सवाल है। हाँ ठीक है, अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, सर जैसे सबको जेड में कन्वर्ट करने के बाद उस वाले इक्वेशन 2 में डाल के फिर मोलर मास वाला रिलेशन कर लीजिए। हाँ वही एक तो काम करना पड़ेगा। जैसे एक काम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब मोलर मास वाले रिलेशन को निकालने की जरूरत नहीं है। जो एक्स वाई और जेड वाला पार्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली किया भी जाता है कि अगर मान लो कि एक्स वाई जेड तीनों दे रखा, तो उस केस में जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एग्जैक्टली उसी रेशियो को हम लोग यूज कर लेते हैं। मतलब एक्स वाला पार्ट 1 के बराबर मान लो, वाई वाला पार्ट 3 के बराबर मान लो और जेड वाला पार्ट 2 के बराबर मान लो। ये नॉर्मली इस तरीके के बड़े सवाल में किया जाता है क्योंकि बहुत सारा एक्स वाई जेड का वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो इसी रेशियो में तो निकल के आएगा, इसके अलावा तो कोई रेशियो में निकल के आने वाला नहीं है। तो जो भी मोलर मास का, जो भी एक्स वाई जेड का रेशियो आया था, मतलब जो भी एटॉमिक रेशियो आया था, हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कैलकुलेशन करके चल लेते हैं। मतलब जो सबसे मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके चल लेते हैं। तो 1:3:2 वैल्यू निकल के आ गया। इसका मतलब के H2 और उसके अलावा C2O4, सॉरी H3C2O4 होल ट्वाइस डॉट NH2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग आराम से मोलर मास वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेकर के चलेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में एन का भी वैल्यू निकालना है ना, एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं इसमें? बहुत बड़ा सवाल हो गया यार, ऑनलाइन कराने लायक सवाल नहीं है। 30 ml of a solution containing this, the same quantity of solution also found to require इतना for complete neutralization, calculate the value of x, y, z and n। तो हम लोगों को, ठीक है, अब हम लोगों को ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। इस रिलेशन से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे y का वैल्यू तो हम लोग एजम्पशन लेकर के चल ही लिए कि 1:3:2 है, मतलब y का वैल्यू 3 के बराबर है। तो हम लोग का अब ये रिलेशन आराम से काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ऐसा कर लेते हैं, हम लोग का रिलेशन था ऊपर 9.15 डिवाइडेड बाई m इंटू 30 इंटू वाई इज इक्वल टू 0.12 इंटू वॉल्यूम वाला पार्ट दे रखा था 27 के बराबर। तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है? 39 के बराबर। 3 हाइड्रोजन दे रखा और C2O4 मतलब 12 इंटू 2 24 इंटू 2 मतलब 48 और उसके अलावा 16 4 128 कितना हो जाएगा भाई? 128 प्लस 48 मतलब 168 प्लस 176 176 प्लस 42 176 प्लस 42 कैलकुलेट करना है। 6 2 8 7 4 12 228 के बराबर वैल्यू आ रहा है, 228। और 228 वाले पार्ट को जब हम लोग कैलकुलेट देख लेना एक बार, 228 आ रहा है, 7 4 11 218 218 के बराबर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और 218 वाले पार्ट को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से NH2 इसका मतलब n इंटू 18 के बराबर वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं। 9.15 डिवाइडेड बाई 218 प्लस 18n इंटू 30 और y का वैल्यू हम लोग 3 मान के चले थे इज इक्वल टू 0.12 इंटू 27 ml। तो इधर का ml इधर का ml तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपना वैल्यू जो है 9.15 इंटू 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 27 इज इक्वल टू
218 प्लस 18n के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 915/12 के बराबर वैल्यू आएगा। ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, बाकी बचा वैल्यू जो है 10, और यहाँ वाले पार्ट में वैल्यू निकल के आना चाहिए 9। 915 कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? 3 से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, 305। तो अपना वैल्यू हो गया 305 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, उसके हिसाब से 25। वैल्यू तो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, 25 और 15 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 5 और 0 8 पॉइंट समथिंग माइनस 218 किए तो इसका मतलब वैल्यू निकल के आएगा कितना हो जाएगा भाई, 0 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 9 मतलब 1, सॉरी 10 मतलब 1 और 9, और इसके अलावा 4 बजे 2 गया, 290। 290 इज इक्वल टू 18n, n इज इक्वल टू 290 डिवाइड बाई 18। 290 बाई 18 कितना निकल के आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है हम कैलकुलेशन गड़बड़ी ना कर रखे हो कहीं पे, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सवाल हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। 9.15 इज इक्वल टू 30 इंटू एन इज इक्वल टू 0.12 इंटू 27, 218 प्लस 18n, यहाँ तक तो ठीक ही दिख रहा है। तो 218 प्लस 18n इज इक्वल टू 9.15 इंटू 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 27। उसके हिसाब से डेसिमल खत्म हुआ था तो 915 डिवाइडेड बाई 12 आ रखा था, ये कैंसिल आउट हुआ था 4 के बाद ये कैंसिल आउट हुआ था तो 9, सर और 15/5/6 होगा ना? कितना? 15/5/6 होगा ना? अच्छा सॉरी 5/6 होगा, ठीक है हाँ 5/6। तो जब 5/, अच्छा तो जब 5/6 होगा तो इसका मतलब 508 नहीं होगा, इसका भी बाई 2 हो जाएगा, तो 259 के अराउंड वैल्यू आ रहा है। 259 का मतलब हो जाएगा 250 इंटू 2 500 प्लस ये भी नहीं 254 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो 254 ही मान के चल रहे थे, इतना ही कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। 254 माइनस 218 कितना होगा भाई? 18 ये 54, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है 254 ही होना चाहिए यहाँ पे। 18 ये 54 मतलब 36 का डिफरेंस है यहाँ पे, 36 इज इक्वल टू 18, एन इसका मतलब n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 का मतलब हो गया अपना फॉर्मूला KH2C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। हाँ ठीक है, यही आंसर दे रखा है। अब ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन एक्चुअल में मतलब सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत रिगोरस कैलकुलेशन दे रखा है, बट मेरे हिसाब से तो ठीक सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें 2-3 कंसेप्ट एक ही बार यूज़ कर लिया है। एक तो NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन कराया है, पहला चीज़। दूसरा KMnO4 के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन कराया है, दूसरा चीज़। उसके अलावा चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से XYZ वाले पार्ट को यूज़ किया है, और क्योंकि हम लोग मिनिमम मोलर मास वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि जब मोलर मास को बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो उस मिनिमम मोलर मास के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए XYZ का जो नंबर ऑफ एटम्स है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, वो चीज़ कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद जो हम लोग का बीच का एक इक्वेशन आया था, उसमें एक उसी एजम्पशन के ऊपर कि y का वैल्यू क्या होगा, उस एजम्पशन को पुट करते वक्त हम लोग आराम से मोलर मास के टर्म में काम कर सकते हैं और वहां से n का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा सवाल था लेकिन बहुत अच्छा सवाल था, वो तो मज़ा आया सॉल्व करके। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, और अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करते हैं ट्राई। बाकी आंसर हो जाएगा KH2C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, जिसको डाउट होगा अपना पूछते चले जाना। क्वेश्चन नोट करो, हाउ मेनी मिलीलीटर्स, और ये लास्ट ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें, इसके बाद हम लोग टाइट्रेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाउ मेनी मिलीलीटर्स of 0.2 molar KMnO4 solution would be required to exactly titrate का बेसिक मतलब बताया था तुम लोगों को, नॉर्मल रिएक्शन होता है, exactly titrate
25 ml of 0.02 molar FeNO3 whole twice solution. How many milliliters of 0.2 molar KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 ml of 0.02 molar solution? ये तो मेरे हिसाब से हमको समान सिंपल सवाल दिखाई दे रहा है जितना क्वेश्चन किया है उससे उसके रिस्पेक्ट में ट्राई करके देखो। सर ऊपर जो आंसर जो लिखे हैं लास्ट में उसका उसमें थोड़ा करेक्शन होगा। उसमें H3 अरे S3 हाँ ठीक है। बाकी एक चीज समझ में तो आ गया होगा, जब वेट के टर्म में कैलकुलेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, जब मिक्सचर के साथ रिएक्शन करना है तो क्या कर सकते हैं, जब नॉर्मेलिटी का सवाल होगा तो क्या कर सकते हैं, जब मोलरिटी का सवाल होगा तो क्या कर सकते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। ट्राई करके देखो एक बार। और एग्जैक्टली टाइट्रेट करने का मतलब हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट रिएक्शन जब होगा उस टाइम पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए वहां पे टर्म टाइट्रेट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली टाइट्रेट। बाकी रिएक्शन तो सिंपल सा दे रखा है। रिएक्शन वाले पार्ट में यार वैसे एक चीज है, रिएक्शन वाले पार्ट में एसिडिक मीडियम तो दे नहीं रखा, तो अगर एसिडिक मीडियम नहीं दे रखा है तो हम लोग नॉर्मली ऐसा मान के चल सकते हैं, कुछ नहीं दिया तो एसिडिक मीडियम लेके चल सकते हैं, ये नॉर्मली कंसिडर करने का एक तरीका भी होता है। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से देना चाहिए था सवाल में, अगर देता तब हम लोग Mn+7 वाले पार्ट से +2 में आराम से कन्वर्ट करते हुए काम कर सकते हैं, बट नहीं दिया तो भी हम लोग मार के चल लेंगे। ये एसिडिक मीडियम वाला पार्ट दे रखा, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो KMnO4 वाला पार्ट बेसिकली MnO4 माइनस वाला पार्ट जो है वो Fe2+ के साथ जब कंबाइन करेगा तो एसिडिक मीडियम में अपने आप को Mn2+ में कन्वर्ट कराएगा और आयरन वाले पार्ट को Fe3+ में कन्वर्ट कराएगा। तो Fe2+ वाले पार्ट में जो वैलेंसी फैक्टर बेसिकली आयरन नाइट्रेट वाला पार्ट, फेरस नाइट्रेट वाले पार्ट का वैलेंसी फैक्टर 1 निकल के आना चाहिए और मैग्नेट आयन वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर निकल के आएगा। How many milliliters of 0.2 molar KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 ml of 0. तो बस number of equivalent of MnO4 minus is equal to number of equivalent of Fe+2 कर सकते हैं। तो 25 ml into 0.02 into FeNO3 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर 1 इज इक्वल टू दूसरे वाले साइड में कंसंट्रेशन 0.2 ml इंटू वॉल्यूम, सॉरी 0.2 मोलर इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम वाला पार्ट बड़ा सिंपल तरीके से निकल के आ जाना चाहिए। ये वैल्यू 5 के बराबर हो गया। उसके अलावा यहाँ 0.02 जब हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 20 के बराबर होगा, इसका मतलब 10 के बराबर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 ml आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। 0.5 ml कुछ नहीं, आंसर तो नहीं है ऐसा। आंसर 50 ml दे रखा है, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? How many milliliters of 0.02 molar KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25? 0.2 लिख दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 0.02 है। ओके एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना। 0.02 मोलर है। How many milliliter of 0.02 molar KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 ml of 0.02 molar FeNO3 whole solution? तो इस केस में आयरन वाले पार्ट में 25 ml है, 0.02 मोलर था और उसके अलावा वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर। और KMnO4 वाले पार्ट में जो हम लोग का वॉल्यूम वाला पार्ट है, कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.02 के बराबर, वॉल्यूम वाला पार्ट भी, और वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो
ये तो कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, बाकी 0.02 वाला पार्ट कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया, तो 5 ml आ रहा है। आंसर में 50 ml दे रखा है, 50 ml से तो कहीं से नहीं समझ में आ रहा भाई, आंसर तो 5 ml दिखाई दे रहा है। How many milliliters of 0.01 sorry 0.02 molar of KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 ml of 0.02 molar of NaOH solution, sorry FeNO3 whole twice solution। तो इस केस में सिर्फ मीडियम डिफरेंट ही नहीं हो रहा है। नहीं, मीडियम डिफरेंट भी होगा तो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, बात बराबर ही रहेगा। और मीडियम डिफरेंट होगा तो ये 5 के जगह पे 50 तो नहीं आएगा ना, 10 का फैक्टर वो नहीं भी आएगा। बात मतलब एक पार्ट तो ठीक है, मीडियम तो एसिडिक ही लेकर के चल रहा है, बट 5 की जगह 50 कहाँ से निकल के आ रहा है। हम्म, 5 की जगह 50 तो नहीं आ रहा। नहीं, मेरे हिसाब से आंसर गलत है। हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ 0.02 molar KMnO4 solution would required to exactly titrate 25 ml of 0.02 molar FeNO3 whole twice solution। तो सवाल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 करेंगे, तो वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ से 0.02 कैंसिल आउट हो ही जाएगा और 25 यहाँ 5 ml आंसर आएगा। आंसर में 50 ml दे रखा है, मेरे हिसाब से 50 ml आंसर नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों को कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई देगा तो बोल देना, बट मेरे हिसाब से आंसर 5 ml होना चाहिए। मतलब बुक में आंसर गलत दे रखा है, शायद हो सकता है कुछ प्रिंटिंग एरर हो, बट अदरवाइज 5 ml आंसर होगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग टाइट्रेशन वाला पार्ट आराम से शुरू करेंगे। टाइट्रेशन वाले पार्ट में जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मेंशन किया, जो रिएक्शंस बोले हैं, उन सबको तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ कुछ और भी उसमें एक्स्ट्रा रिएक्शंस होंगे जो याद रखने होंगे, जैसे आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा। हाइपो सॉल्यूशन वाला एक रिएक्शन जो 3-4 बार हम मेंशन भी कर चुके हैं। फिर उसके अलावा जैसे जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेके चलते हैं तो उसका रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। H2O2 वाला पार्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला पार्ट, कुछ रिएक्शंस होगा जिसका ध्यान रखना होगा हम लोगों को। उन सब रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग को प्रॉपरली याद करते हुए चलना होगा। और कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे आयनिक इक्विलिब्रियम में, उस टर्म को यूज करेंगे। उसके अलावा जब हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं तो इंडिकेटर का क्या रोल होता है, उस चीज़ का थोड़ा हम लोग वहाँ पे कंसिडरेशन लेकर के चलेंगे। मोस्टली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए, और थ्योरेटिकल पार्ट के बाद फिर हम लोग आराम से वापस से क्वेश्चंस वाले ही पार्ट को डिस्कस करते चले जाएंगे। और इन सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग एक लेक्चर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है और जो ओलियम वाले पार्ट का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, उन दोनों चीज़ों का आराम से डिस्कशन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से टाइट्रेशन में क्वेश्चन कराते हुए अप्रोक्सीमेटली 2 लेक्चर जाना चाहिए, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले पार्ट में 1 लेक्चर जाना चाहिए। टोटल 3 लेक्चर में चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कल होगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे लास्ट वीक थोड़ा शेड्यूल हम नहीं लगा पा रहे थे, इस वीक भी निहार सर थोड़ा छुट्टी पे चले गए हैं, तो हम क्लास तो डाउट क्लास एक्चुअली में देना होता, तो क्लास वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले। SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग जैसे पहले वाला केस जो है वो तो आराम से SN1 रिएक्शन देगा, ये तो हम लोग का डिसीजन बहुत ही बेसिक टाइप का है, कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। दूसरे वाले डी केस में ऑप्शन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो ठीक है। लास्ट वाले केस में एंटी एरोमेटिक है, क्लास नोट्स में लिखा रखा है, इसमें तो ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। दूसरा, रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड इन विच सबस्ट्रेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद CH2OH। CH2OH करेंगे तो सॉल्वेंट वाला पार्ट पोलर प्रोटिक है, तो SN1 रिएक्शन होगा। अगर SN1 रिएक्शन होगा तो रेसमिक मिक्सचर चाहिए, मतलब D+L। यहाँ से अगर Cl हटाते हैं तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा भी, तो भी कोई कायरल सेंटर नहीं आ रहा। इसको हटाएंगे, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, कायरल सेंटर नहीं आएगा। इसको हटाएंगे, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा अगर, तो ड्यूटेरियम इधर शिफ्ट होगा, हाँ, तब यहाँ पे कायरल सेंटर बन जाएगा, क्योंकि पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे वाले साइड में एक ड्यूटेरियम निकल के आएगा और ऊपर C2H5 है। तो इस केस में ऑप्शन सी वाला पार्ट होना चाहिए। चौथे वाले केस में अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा तो बीच वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हम लोग के बाहर साइड वाला कार्बन है उस पर दोनों तरफ CH3 दे रखा है, लेफ्ट साइड में भी CH3 है, राइट साइड में भी CH3। ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। विच ऑफ द देम इज करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉल्वोलिसिस रेट। सॉल्वोलिसिस का मतलब हो गया SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, SN1 के रेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कंपेयर करके काम करना पड़ेगा। तो इस केस में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जब कंपेयर करके काम करेंगे तो हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज हटा, रेजोनेंस और ऑक्सीजन वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। दूसरे वाले केस में माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। वैसे सी डबल बॉन्ड और CH3 है, नहीं माइनस एम ऑपरेट नहीं कर रहा, रेजोनेंस ही ऑपरेट कर रहा है, सॉरी। दूसरे वाले केस में ये हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, लेकिन प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। थर्ड वाले केस में तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है जो बहुत अनस्टेबल होगा, और फोर्थ वाले केस में पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू थर्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन P वाले ऑप्शन में, मतलब P का रेट सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद Q वाले पार्ट में कुछ तो रेजोनेंस मिल रहा, Q वाले पार्ट का ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद S और सबसे लास्ट में R वाला पार्ट, PQSR ऐसा कुछ ऑप्शन निकल के आना चाहिए, ऑप्शन D वाला पार्ट PQSR आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। डिस्कशन क्यों करना था, वैसे इसका आंसर नहीं दे रखा है क्या? सर आंसर दे रखा है, मेरा कुछ और आ रहा था सब में? हाँ सर। अभी ठीक आ रहा है सब? हाँ सर। मतलब मेरा आंसर ठीक आ रहा है आंसर के हिसाब से कि तेरे हिसाब से ठीक आ रहा है? आंसर के हिसाब से ठीक आ रहा है, तो तो हमको समझने भी आ रहा है। आंसर देखो फिर, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से चीजें गलत है ये समझ लो, बाकी ओवरऑल ठीक है, ठीक दे रखा है, ठीक है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लें, ठीक है? मेरे हिसाब से तो आंसर ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन भी तो कम ही है, ऐसे 4-5 तो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो हम बता ही दिए, चौथा चलो बता ही देते लो। सवाल में दे रखा है कि, एक सेकेंड, incorrect statement about nucleophiles and living group is are nucleophiles have an unshared electron pair and can make use of this to react with an electron rich species। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ क्यों रिएक्शन करेगा, ये तो गलत स्टेटमेंट दे रखा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ रिएक्शन करेगा, रिच वाला पार्ट होना जरूरी थोड़ा ना होता है। वैसे ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, नहीं ठीक है, बहुत गलत तो नहीं दे रखा, सही दे रखा है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का जैसे कार्बन चेन वाला पार्ट लेके चलते हैं हम लोग, जहाँ भी रिएक्शन कराते हैं तो हर जगह कार्बन चेन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है। तो अगर कार्बन चेन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो सब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, मतलब हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ओवरऑल सब जगह पे इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक रहता है। तो पहला स्टेटमेंट वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। दूसरे वाले केस में द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कार्बन से बेसिकली फ्लोरीन में जाएंगे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट ज़्यादा होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ उल्टा बोल रखा है, इंक्रीजेज फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। और न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे रखा है, तो आराम से आंसर होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन पीरियड टेबल। लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ता है कि घटता है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप, F माइनस ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज का फैक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगा, F माइनस वाला पार्ट लेस स्टेबल है, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और स्ट्रॉन्गर बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम जाने पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनकरेक्ट सर ये पूछा है। ऑप्शन भी दे रखा है आंसर में। नहीं, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें ये पार्ट डिफरेंट है, बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि ऑक्टेट वाला पार्ट कंप्लीट है थोड़ा स्टेटमेंट गलत, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहा है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नॉर्मली जहाँ लोन पेयर होता है उस तरह की बात करते हैं, बट मेरे हिसाब से स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, इसके साथ थोड़े ना कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, मतलब ठीक दे रखा है, 100% गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग इनकरेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखना चाहेंगे, इसमें आंसर
गलत दे रखा है। और कोई डाउट इसमें? लास्ट वाले क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर रहा है, सॉल्वोलिसिस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। खुद से ट्राई करके देखो एक बार। वैसे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1 गलत स्टेटमेंट दे रखा है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है वैसे, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देख ही लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 2 इज फास्टर देन 1, और हम बोल रहे हैं गलत स्टेटमेंट है। यस सर। कैसे? सर क्योंकि पहले वाला में सर डांसिंग रेजोनेंस होगा। पहले वाले केस में डांसिंग रेजोनेंस होगा, सर पॉजिटिव पैरा चार्ज वाला पोजीशन पे, पार्ट पैरा पैरा पोजीशन पोजीशन पे आ पे। जाएगा, तो ये पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ऑफ 2 फॉर्म्ड इन सॉल्वोलिसिस रिएक्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुएशन। 2 वाले केस में ठीक है, ये तो गलत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है जिसमें रेजोनेंस ही मिलेगा, और CH3 का हाइपरकंजुएशन, इस साइड में भी CH3 का हाइपरकंजुएशन मिलेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है बट पहला स्टेटमेंट गलत है। तो जो असर्शन रीजन में ऑप्शन होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन नहीं है बट रीजन वाला पार्ट करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल के क्लास का भी टाइमिंग ध्यान रखना है, 11 बजे से क्लास रहेगा कल भी। चलो।